हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 10 का डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी वो है डीमेटीरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी। बट इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं, जैसे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है और आपके फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस की हैं, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है कि डीमेटीरियलाइजेशन क्या होता है और डिपॉजिटरी क्या होता है। सो डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शेयर्स ऑफ फिजिकल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब हम अपने फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, वो टर्म क्या कहलाती है, डीमेटीरियलाइजेशन। अब इसको थोड़ा और ठीक से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं बट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हैं, कागज़ के फॉर्म में हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब नए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैं चाहूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हैं ये अब डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ना रहें, मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहती हूँ। तो उसी कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे, डीमेटीरियलाइजेशन कहते हैं। तो इसी डीमेटीरियलाइजेशन को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। जब ये हमारे फिजिकल फॉर्म शेयर्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये डीमैट अकाउंट कहलाता है एक इन्वेस्टर का। जैसे आपके जो पैसे आप घर में स्टोर किए हुए हैं उसे आप बैंक ले जाएं तो वो आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं, और उसे हम कह सकते हैं कि आप फिर उसको अपने मोबाइल ऐप वगैरह से कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हुई कि आपके वो फिज़िकल फॉर्म ऑफ मनी जो है वो किस में चेंज हो गई, एक ऑनलाइन फॉर्म में चेंज हो गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज हो गई। तो वही काम यहाँ शेयर्स के साथ होता है। सो इन शॉर्ट, डीमेटीरियलाइजेशन रेफर्स टू होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब आप एक सिक्योरिटीज़ को, चाहे शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स कुछ भी हों, आप उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने एक अकाउंट में रखे हुए हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, डीमेटीरियलाइजेशन कहलाती है। अब बात करते हैं कि इस डीमेटीरियलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं। होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन डीमैट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। एक डॉक्यूमेंट को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी डेटा के फॉर्म में है तो उसका स्टोरेज ज़्यादा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। हम अपने मोबाइल से उसको कहीं पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज़ कन्वीनियंट। हमें साथ साथ उस कागज़ की रक्षा नहीं करनी है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते रहना है। देन आते हैं दीज डीमैट सिक्योरिटीज़ कैन बी मॉर्गेज टू गेट लोन्स। मॉर्गेज का मतलब हो गया गिरवी रख सकते हैं आप अपने डीमैट सिक्योरिटीज़ को, यानी कि शेयर्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में हैं, आप उनको भी कहीं पर भी एज अ गिरवी, एज अ मॉर्गेज कहीं रख सकते हैं अगर आपको लोन चाहिए है बैंक से। तो नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी। आपके पेपर कहीं फॉर्ज हो जाने के, यानी अदला बदली हो जाना, उनका चोरी हो जाना, नुकसान पहुंच जाना आपके डॉक्यूमेंट को, कि जल गए या गायब हो गए या चेंज हो गई, उनमें कुछ साइन वगैरह चेंज हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सारे खतरे नहीं रहेंगे अगर एक जो शेयर है वो फिज़िकल फॉर्म से आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी डीमेटीरियलाइज हो जाता है। तो देन है रिड्यूस पेपर वर्क। तो बिल्कुल आपको किसी पेपर को कैरी नहीं करना है, तो एक पेपर वर्क भी रिड्यूस हो जाता है। जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनके पास ऑलरेडी पेपर्स का लॉट होता है बिल्कुल, और उस केस में शेयर्स वगैरह को भी फिज़िकल फॉर्म में अपने पास संभाल के रखना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और रिस्की टास्क हो सकता है। तो पेपर वर्क भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इज ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट। ये अकाउंट जो होता है इसको कंट्रोल करने का काम, या कहा जाए कि इसको मैनेज करने का काम जो है वो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस केस में ब्रोकर करेक्ट नंबर के शेयर्स डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, क्रेडिट सही से कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की होती है। तो उस केस में इन्वेस्टर को ज़्यादा इस अकाउंट को मेंटेन करने का टेंशन नहीं लेना होता। जैसे ये उसी तरीके से कि आपको अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन नहीं करना पड़ता, आपको इस चीज़ का सरदर्द नहीं लेना है कि इतने पैसे निकले हैं तो इसकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो मेंटेन है कि नहीं, एंट्री हुई कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। वो हेडेक आपके
बैंक का है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके अकाउंट में ठीक तरीके से करेक्ट फॉर्म में करेक्ट नंबर से शेयर्स क्रेडिट होते रहें। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट। आपके अलग अलग कंपनीज़ की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी सिक्योरिटीज़ आपके एक ही डीमैट अकाउंट में मैनेज हो सकती हैं, एक ही डीमैट अकाउंट में आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रिलायंस कंपनी, आपके पास टाटा कंपनी, आपके पास अडानी कंपनी, तीनों के शेयर्स हैं। अब उस केस में आपको तीनों के लिए अलग अलग 3 अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स आप एक ही अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ योर डीमैट अकाउंट। सो ये हो गए फ़ायदे कि डीमैटेरियलाइजेशन का बेनिफिट क्या है। अब नेक्स्ट हम आते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम पे, या फिर मैं कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। यानी जब हम एक डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों की बात करते हैं, तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक है डिपॉजिटरी और एक है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जब मैंने लास्ट टाइम प्रोसीजर समझाया था ट्रेडिंग का तो उसमें भी मैंने इन दोनों ही चीज़ों के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तो भी यहाँ पे समझकर फिर वो प्रोसीजर आप देखेंगे तो आपको वो प्रोसीजर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो दोनों ही केस में आपका बेनिफिट है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अगर मैं डिपॉजिटरी सिस्टम को समझना चाहूँ तो मुझे इन 2 टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारा डिपॉजिटरी, कि डिपॉजिटरी क्या होता है। सो डिपॉजिटरी इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन which hold securities in form of demat account through depository participant। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को, एक इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ को डीमैट अकाउंट में स्टोर करता है। किसकी हेल्प से? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी की हेल्प से। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप हैं इन्वेस्टर, ठीक है, आप हैं इन्वेस्टर और आपने एक अकाउंट ओपन करवाया जिसमें आपने शेयर्स को रखा हुआ है। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? ये डीमैट अकाउंट हो गया। अब ये डीमैट अकाउंट कहाँ पर होगा? ये डीमैट अकाउंट होगा आपका डिपॉजिटरी में। यानी मैं कह सकती हूँ कि अगर आप एक बैंक जाकर अपने अकाउंट को ओपन कराए हैं तो ये डिपॉजिटरी को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? एक तरीके से एक बैंक कह सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इस बैंक में ही आपने अपना ये अकाउंट ओपन करवाया डीमैट। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को होल्ड किए हुए है अपने पास, किस फॉर्म में? डीमैट अकाउंट के फॉर्म में। किसकी मदद से? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से। यानी कि यहाँ डिपॉजिटरी, इस बैंक में काम करने वाला जो एक एम्प्लॉय मैं कहूँ, या जो इस बैंक के लिए काम कर रहा है, जिसने आपका अकाउंट ओपन करके आपको दिया है, वो बंदा कौन है? वो है डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक, तो ये चीज़ क्या हो जाती है आपकी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से ये अकाउंट आपका ओपन हुआ। ये अकाउंट कहाँ ओपन हुआ? डिपॉजिटरी में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इट कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे ये डिपॉजिटरी करता क्या है? ये डिपॉजिटरी आपके अकाउंट को, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है, उसे मेंटेन रखने का काम करता है, अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट्स करता है। सेम वैसे ही जैसे बैंक आपके अकाउंट्स को मैनेज करता है। डिपॉजिटरी कैन हाइपोथिकेट डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट बैंक लोन। यहाँ पे डिपॉजिटरी ही आपके जो डीमैट अकाउंट है या डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ हैं उनको हाइपोथिकेट करता है, उनको अपने कंट्रोल में लेकर बैंक लोन के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकता है। हाइपोथिकेट का मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हाइपोथिकेट का मीन्स हो गया आपका मॉर्गेज कर सकता है। यानी कि अगर कोई बैंक लोन है इन्वेस्टर पर और वो पूरा नहीं हो रहा है तो उस केस में डीमैटेरियलाइजेशन के पास, डिपॉजिटरी के पास ये कंट्रोल होता है, ये राइट होता है कि वो आपकी सिक्योरिटीज़ को फिर मॉर्गेज पे रख दे, गिरवी रख दे और उससे आपका बैंक लोन कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो ये डिपॉजिटरी कर सकता है। एंड इट ऑल्सो ऑफर नॉमिनेशंस फैसिलिटी ऑफ डीमैट अकाउंट, और साथ ही साथ डिपॉजिटरी जो होता है वो नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी देता है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी यानी कि पर्टिकुलर इन्वेस्टर के गुजर जाने के बाद या पर्टिकुलर इन्वेस्टर के बाद वो जो अकाउंट होगा यानी डीमैट अकाउंट होगा वो किसके नाम पर होना चाहिए, यानी आपका नॉमिनी बना देना, इन्वेस्टर के नॉमिनी बना देना।
कि इनके जाने के बाद कौन इनके डीमैट अकाउंट को कंट्रोल करेगा, तो वो भी चीज़ यहाँ पे डिपॉजिटरी करता है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल बैंक वाला काम है, बस यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, यहाँ शेयर्स ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो अकाउंट कहलाता है आपका डीमैट अकाउंट। आई होप डिपॉजिटरी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। फिर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि डिपॉजिटरी एक तरीके से बैंक समझ लीजिए, तो उसमें काम करने वाला जो एक एम्प्लॉई है वो कौन कहलाता है, डीपी कहलाता है। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाता है। ये तो बहुत सिंपल फॉर्म में हुआ, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते थ्योरी में, आपको प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करने होंगे। तो उसके लिए क्या है, डीपी इज़ द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डीपी जो होता है वो एजेंट होता है, एक एम्प्लॉई होता है किसका, डिपॉजिटरी का, यानी कि डिपॉजिटरी जो अभी हमने बैंक टाइप के नाम से उसको पढ़ा। एन इन्वेस्टर कैन ओनली इंटरैक्ट विद डीपी, और ये जो इन्वेस्टर है ये केवल डीपी से ही कांटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जाइए और एसबीआई में एसबीआई में अकाउंट ओपन करिए, तो आप सीधे एसबीआई के ओनर से मिलने नहीं चले जाएंगे। आपका इंटरेक्शन किससे होगा, वहाँ के एक एम्प्लॉय से होगा जो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फॉर्म वगैरह प्रोवाइड कराएगा। तो इसी तरीके से कि आपको अगर इन्वेस्टर को अपना अकाउंट ओपन करवाना है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो कहाँ ओपन करवाएगा, वो किसकी हेल्प से, डीपी की मदद से करवाएगा। फॉर ऑल हिज डीलिंग्स इन शेयर्स में जो भी डीलिंग होनी है वो सब कुछ इस डीपी के थ्रू ही होगी इन्वेस्टर की, डायरेक्टली इन्वेस्टर डिपॉजिटरी के पास नहीं जाता। अ डीपी कैन बी एन इंडिविजुअल। अब डीपी हो कौन कौन सकते हैं, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी हो सकता है, एक ब्रोकर भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, बैंक पूरा का पूरा बैंक भी डीपी की तरह काम कर सकता है। तो ये इनमें से कुछ कोई भी हो सकते हैं, लेकिन शुड बी रजिस्टर विद सेबी, इनका रजिस्ट्रेशन सेबी से होना चाहिए, तभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह ये काम कर सकते हैं। फाइन, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो तीनों ही कॉन्सेप्ट। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, शेयर्स, फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, डीमटेरियलाइजेशन कहलाता है। ये अकाउंट आपका डीमैट कहलाता है। ये डीमैट अकाउंट जो है ये कहाँ पे बनता है, तो एक इंस्टीट्यूशन है जो आपकी डिपॉजिटरी कहलाती है, वहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है। ये डीमैट अकाउंट आपका कौन ओपन करवाता है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इसको ओपन करवाता है। ओके, तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी, डीमटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी सिस्टम। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। साथ ही साथ मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं फ़िज़िकल एजुकेशन और बिज़नेस स्टडी दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 11th और 12th में सारे टॉपिक्स आपको अपलोड करती रहती हूँ। तो उस केस में आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। बाकी और कोई आपकी कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप चाहते हैं मेरे वीडियो में नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।